तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग आते हैं वेव का डेफिनेशन। वेव को कैसे डिफाइन करते हैं? वेव का डेफिनेशन कौन बताएगा? वेव का डेफिनेशन, वेव को कैसे डिफाइन करते हैं? कुछ भी ऐसे वेव ऐसे ऐसे चलता है उसको वेव करते हैं। Disturbance in the surrounding. Any disturbance in the surrounding. एनी डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड वेव। तो उसको थप्पड़ मारो तो वेव होगा, डिस्टर्बेंस कौन? और कुछ वेव का डेफिनेशन? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए, वेव इज ए डिस्टर्बेंस, वेव इज ए डिस्टर्बेंस causes transfer of energy from one place to another place. वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है साउंड वेव, और ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है वेव ऑन अ स्ट्रिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं, या लाइट वेव जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल। लॉन्गिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव में जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो मीडियम का पार्टिकल जो है वो वेव के डायरेक्शन में ऑसिलेट होता है, और ट्रांसवर्स वेव में जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो मीडियम का पार्टिकल जो है वो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। तो लिखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन। पार्टिकल ऑफ मीडियम oscillate in the direction of propagation of wave. ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन है पार्टिकल ऑफ मीडियम oscillate perpendicular to the propagation of wave. वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेट हो रहा है उसको वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन कहेंगे, और मीडियम का पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करेगा, उस ऑसिलेशन के कारण एनर्जी ट्रांसफर होता है। जैसे साउंड वेव में क्या होता है कि अगर ये एक साउंड का सोर्स है, जैसे हमारा मुंह जो है वो साउंड का सोर्स है, तो ये जो सोर्स है, ये सोर्स यहाँ पर जो पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल है मीडियम का, तो ये सोर्स इस पार्टिकल को ऑसिलेट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। पहले से ये पार्टिकल सब रुका हुआ था, जब ये सोर्स इसको ऑसिलेट करेगा, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करता है। ऑसिलेशन किसी भी फंक्शन से हो सकता है जिसको वेव फंक्शन कहते हैं,
लेकिन हम लोगों को एक्सप्लेनेशन जो आगे पढ़ना है वो एसएचएम वेव का ही पढ़ना है, इसको सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं। तो ये पार्टिकल का ऑसिलेशन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, एसएचएम में होगा। तो ये पार्टिकल जब ऐसे ऑसिलेट करेगा तो ये अगले पार्टिकल को ऑसिलेट करवाएगा, ये अगले पार्टिकल को ऑसिलेट करवाएगा। इस तरह से ये ऑसिलेशन प्रोपगेट करता है। एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है और ऑसिलेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। यहां पर जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर जैसे तुम्हारा कान में ईयर ड्रम होता है और ड्रम के पास जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ऑसिलेट करता है और वो ऑसिलेशन फिर माइंड के पास जाता है और वो फिर एसेस करता है कि क्या कहा जा रहा है। तो ये साउंड वेव ऐसे प्रोपगेट होता है। लेकिन अगर ये एक स्ट्रिंग है, धागा, और एक तरफ सपोज करो इसको फिक्स कर दिया हो और यहाँ पर इस पार्टिकल को आप अपने हाथ से ऐसे ऑसिलेट करिए, तो जब इसको ऐसे ऑसिलेट करेंगे तो इसका अगला पार्टिकल भी इसके साथ ऊपर जाएगा। तो इसको जब ऑसिलेट करोगे तो ये पार्टिकल भी ऑसिलेट होने लगेगा, इसका अगला पार्टिकल भी ऑसिलेट होने लगेगा। इस तरह से ये ऑसिलेशन प्रोपगेट होगा। इस वाले प्रोपगेशन को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो वेव ऑन स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो केवल इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक बार प्रीव्यू पहले का दे रहे हैं कि वेव किसको कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो यहाँ पर भी प्रोपगेशन ऐसे हो रहा है, मीन्स ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है और प्रोपगेशन ऐसे हो रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं वेव फंक्शन पर। वेव फंक्शन किसको, वेव फंक्शन का मतलब होता है कि ये जो सोर्स है और ये जो ऑब्जर्वर है, डिटेक्टर है, उसके बीच में जितना भी पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है उस सब पार्टिकल के ऑसिलेशन का इक्वेशन, मतलब एक ऐसा इक्वेशन लिखिए जिससे कि इसका 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 सबके ऑसिलेशन का इक्वेशन उससे रिप्रेजेंट हो जाए, तो उसको वेव फंक्शन कहेंगे। बात समझ आए? तो लिखो डेफिनेशन वेव फंक्शन का। जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। मीडियम के पार्टिकल के इक्वेशन, ऑसिलेशन का जनरल इक्वेशन, मतलब ऐसा इक्वेशन जो सब पार्टिकल के ऑसिलेशन के इक्वेशन को बताता है। जैसे ये जो सोर्स है ये सपोज करो कि ओरिजिन पर है और यहां से x डिस्टेंस पर ये पार्टिकल है। ये पार्टिकल इस सोर्स से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, और ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट कर रहा है। तो इसके ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या होगा? ये जो पार्टिकल है इसको अलग से हम यहां दिखाएं, ये पार्टिकल एसएचएम में ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उसको बड़ा करके जूम करके दिखाए हैं। ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड सपोज ए है। ये पार्टिकल किस इक्वेशन से ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम से, और उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना है, ए है। तो इस पार्टिकल के ऑसिलेशन का इक्वेशन अगर हम लिख दें तो कहोगे कि सर यहां से कुछ डिस्टेंस, इसको हम y मान लेते हैं, सपोज ये y है, किसी टाइम पर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, y है। तो ये y का इक्वेशन क्या होगा, तो कहोगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाई क्या है, फेज। ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, इसको इनिशियल फेज कहेंगे, इसको कहेंगे टोटल फेज। तो ये हम लोग एसएचएम में पढ़े थे। अब इस पार्टिकल के इक्वेशन को तो हम एसएचएम का इक्वेशन कहेंगे, लेकिन अगर हमको वेव फंक्शन लिखना है तो उसका इक्वेशन होगा
y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। ये x क्या बता रहा है? इस पार्टिकल के पोजीशन को बता रहा है, इस पार्टिकल के पोजीशन को बता रहा है। अब जैसे इस वाले पार्टिकल के ऑसिलेशन का इक्वेशन लिखना है तो x का वैल्यू 0 रख दो, इस वाले पार्टिकल के ऑसिलेशन का इक्वेशन लिखना है तो x का वैल्यू 1 रख दो। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 किसी डिस्टेंस पर होगा यहाँ से, तो ये x जो है वो उसके पोजीशन को बताता है, और t क्या बताता है कि अपने पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ है t टाइम में। ये y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। वेव फंक्शन इसको कहेंगे। ये जो वेव फंक्शन है ये जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेव फंक्शन। इसको लिखिए। ये जो वेव फंक्शन है इसको हम लोग कहते हैं साइनोसॉइडल वेव फंक्शन, और इसमें जो डिफरेंट टर्म है, एक को कहते हैं एम्पलीट्यूड, ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कितने के बराबर? 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी। के को क्या कहते हैं? हाँ, वेव नंबर। ये कितने के बराबर? 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। एक्स तो पोजीशन है, टी टाइम है। फाई को कहते हैं इनिशियल फेज, और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई को कहते हैं टोटल फेज। हम लोग इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है? हाइगन एक साइंटिस्ट थे जो कि लाइट के बारे में अपना कुछ ओपिनियन दिए। लाइट के बारे में बहुत पहले से लोग कुछ न कुछ कहते आ रहे हैं, उसी में एक हाइगन्स थे बहुत पहले। सबसे पहले न्यूटन बताया लाइट के बारे में कि लाइट जो है वो पार्टिकल है जिसको कर्पस क्लेज कहते हैं, और वो पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो रिफ्लेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई आर बराबर होता है, और उसको वो प्रूव किए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। लेकिन जब रिफ्रैक्शन प्रूव करने लगे उसी थ्योरी से, कर्पस्कुलर थ्योरी से, तो वो गलत हो गया। इसलिए उसी समय उसको ड्रॉप कर दिया गया कि नहीं, ये इसमें कहीं ना कहीं गलती है। न्यूटन के बाद हाइगन्स उसके बारे में बताया कि नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। ठीक वैसा ही वेव है जैसा साउंड वेव होता है। साउंड वेव कैसा होता है भाई? तो साउंड एक जगह से दूसरे जगह प्रोपेगेट करता है तो पार्टिकल ऑसिलेट करता है। उसी तरह से लाइट भी जब एक जगह से दूसरे जगह प्रोपेगेट करता है तो पार्टिकल ऑसिलेट करता है। तो उनसे पूछा गया कौन सा पार्टिकल? तो बोले नहीं, एक ऐसा पार्टिकल है जो हाइपोथेटिकल है। एक ऐसा पार्टिकल है जो हाइपोथेटिकल है, जो कि सब जगह प्रेजेंट है, ऑमनीसिएंट, ऑमनी प्रेजेंट। जैसे भगवान होते हैं हर जगह प्रेजेंट, वैसे ही वो जो पार्टिकल है वो भी हर जगह प्रेजेंट है। और वो पार्टिकल जो है वो बड़ा पिक्यूलियर उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है और बहुत कम इनर्शियल है। कम इनर्शियल का मतलब हल्का है, डेंसिटी बहुत कम है, और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण लाइट का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि साउंड के बारे में उस समय पता चल गया था कि साउंड का जो वेलोसिटी होता है ये होता है बल्क मॉडुलस बाय रो अंडर रूट। किसी भी मीडियम में बल्क मॉडुलस बाय रो अंडर रूट। बल्क मॉडुलस इलास्टिक प्रॉपर्टी है किसी मीडियम का, और डेंसिटी इनर्शियल प्रॉपर्टी रिलेटेड विथ मास को इनर्शियल प्रॉपर्टी करते हैं। तो साउंड का वेलोसिटी ऐसा है, तो लाइट का भी वेलोसिटी कुछ ऐसा ही होगा
क्योंकि जो मीडियम है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक मीडियम है और उसका इनर्शिया बहुत कम है। तो उनसे कहा गया कि वो पार्टिकल को क्या कहा जाए, वो एक अलग नाम उसका रख दिए, ईथर। ये जो मीडियम है ईथर, ये सब जगह जैसे सन से लाइट अर्थ तक आता है तो बहुत स्पेस ऐसा है जहां कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं। तो उनसे कहा गया वहां तो एयर भी नहीं है, बोले नहीं वो ईथर सब जगह प्रोजेक्ट है। और ये जो लाइट है वो उसी मीडियम में चलता है। और लाइट कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जैसा साउंड है। ये कहे थे कि लाइट कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। तो लिखते हैं जो कहे थे उसके बारे में, देखिए हाइगन सजेस्ट दैट light is a longitudinal wave. Light is a longitudinal wave which travel in a hypothetical medium called ether. Which is highly elastic and less inertial. Highly elastic and less inertial. That's why velocity of light is very large. Velocity of light is very large. उसके बाद इस प्रिंसिपल में वो 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताए कि वेव फ्रंट क्या होता है। पहला पॉइंट बताए वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट क्या होता है पहले समझ लेते हैं। वो बताए कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है जिसको सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस कहा जाता है, या सोर्स ऑफ साउंड है उसको सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस कर सकते हैं। ठीक साउंड के तरह लाइट भी है, इसको सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस कहते हैं। यहां से लाइट सब डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है, चारों तरफ। और यहां से लाइट जब सब डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा तो मीडियम का वो पार्टिकल, मीडियम का ये जैसे मीडियम है तो इसका ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सब पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करेगा। तो मीडियम का वो पार्टिकल जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है वो एक सरफेस पर होता है, उस सरफेस को वेव फ्रंट कहते हैं। इस मीडियम का, इसको अगर हम सेंटर मान करके एक स्फीयर लेट करें, इमेजिन करो ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है, एक स्फीयर लेट करो, तो यहां से यहां तक साउंड को या लाइट को आने में जितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक उतना ही टाइम लगेगा, यहां से यहां तक सेम टाइम लगेगा, क्योंकि ये सेंटर पे है, यहां से यहां तक आने में सेम टाइम लगेगा। तो इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है तो इस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जो अभी साउंड का इक्वेशन आप लिखे या लाइट का इक्वेशन आप ऐसे ही लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, इस क्वांटिटी को हम लोग फेज कहते हैं। ये फाई नॉट इनिशियल फेज को लिख रहे हैं। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड फेज, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 नॉट। अगर हम यहाँ पर डिस्टरबेंस जनरेट किए, मतलब लाइट का जो सोर्स है उसको अगर जनरेट किए हैं तो यहाँ से यहाँ तक आने में अगर टी टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा है, ये सेम टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में, और डिस्टेंस इसका 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 सेम है, तो टी भी सेम है, एक्स भी सेम है, मीडियम अगर सेम है तो ओमेगा और के तो कांस्टेंट है, ये इनिशियल फेज है। तो हम कह सकते हैं कि इसका फेज और इसका फेज सेम होगा।
अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है, तो वैसा पॉइंट जो सेम फेज में ऑसिलेट करता है वो जिस सरफेस पर होता है उसको वेव फ्रंट कहते हैं। ये वेव फ्रंट जो है ये स्फेरिकल होगा। अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। सो दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन अगर सोर्स सिलिंड्रिकल है, जैसे एक सीट है उसमें हम एक स्लिट का मतलब ऐसे एक पतला सा स्लिट बना दिए और पीछे लाइट सोर्स रखे, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा वो सिलिंड्रिकल सोर्स से निकलेगा, तब वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है सिलिंड्रिकल, यहाँ से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, आप ऐसे सिलेंडर इमेजिन करो तो उसका जो सरफेस है वो सबका डिस्टेंस सेम होगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में सेम टाइम लगा है। इसका मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सोर्स का जैसा नेचर है वेव फ्रंट का भी नेचर वैसा ही होगा। अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, अगर सिलिंड्रिकल सोर्स है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। एक और होता है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब होगा? ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये अगर सोर्स से बहुत दूर हो जाए, जैसे जैसे इसको हम आगे करेंगे तो ये दूर होता जाएगा, मतलब अगर सोर्स से थ्योरेटिकली सोर्स से इन्फिनिट डिस्टेंस पर अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो उसके एक छोटे से पार्ट को आप प्लेन कह सकते हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट का मतलब ऐसा वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है। ये प्लेन वेव फ्रंट कब होगा? जब पॉइंट सोर्स से बहुत डिस्टेंस हो जाए, या सिलिंड्रिकल सोर्स से बहुत, एक सिलेंडर जो है उसको भी आप एक पार्ट को प्लेन कह सकते हैं अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सो दिस इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का आप डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए हाइगन्स प्रिंसिपल में, मीडियम पार्टिकल ऑफ मीडियम oscillating in same phase form a surface called wave front. Full stop. Velocity of light or sound is always perpendicular to the wave front. Velocity of light or sound is always perpendicular to the wave front. ये जो सोर्स है यहाँ से लाइट जो निकलेगा वो इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो लाइट का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, और वेव फ्रंट जो सरफेस है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वेव फ्रंट हमेशा वेलोसिटी और वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। उसके नीचे लिख लीजिए, due to point source the wave front will be spherical. Due to cylindrical source the wave front will be cylindrical. और तीसरा लाइन लिखो, if distance of wave front
distance of wavefront is very large from a source then it is called plane wavefront. Plane wavefront. दूसरा पॉइंट में हाइगन ये बताए कि वेव फ्रंट का जितना भी पॉइंट है, वेव फ्रंट क्या है, एक सरफेस है, वेव फ्रंट का जितना भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और भी बहुत सारा इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो जितना भी पॉइंट है ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस जैसा बिहेव करता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस तो ये है, वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस जैसा बिहेव करता है और यहां से फिर से वेव निकलना शुरू होता है। यहां से फिर से ऐसे वेव का मतलब वेव फ्रंट, यहां से अगर ये एक सोर्स है तो यहां से वेव फ्रंट ऐसे निकल रहा है, तो ये एक सोर्स है तो यहां से भी वेव फ्रंट ऐसे निकलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये भी एक पॉइंट सोर्स है, यहां से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे निकलेगा। ये पॉइंट सोर्स है, यहां से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। ये सब जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है इसको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। तो दूसरा पॉइंट लिखो, ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट each point of a wavefront behaves as secondary source of light. Behaves as secondary source of light, which emits light or wave in all direction. In all direction, called secondary wavelets. Secondary wavelets. ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट लिखिए, front envelope, front envelope of secondary wavelets, front envelope of secondary wavelets gives new position of wavefront. Front envelope of secondary wavelets gives new position of wavefront. यहाँ देखो, ये जैसे सोर्स ऑफ लाइट है तो यहां से ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है और ये वेव फ्रंट जो है ये प्रोपगेट कर रहा है। अभी वेव फ्रंट यहाँ है, कुछ देर के बाद यहाँ है, फिर यहाँ है और यहाँ पर फिर पीछे से जो वेव फ्रंट आया है वो पहुंच जाएगा। तो ये वेव फ्रंट ऐसे प्रोपगेट कर रहा है। ये वेव फ्रंट जो प्रोपगेट कर रहा है वो किस वेलोसिटी से कर रहा है? लाइट के वेलोसिटी से। अगर ये लाइट का सोर्स है तो लाइट के वेलोसिटी से प्रोपगेट कर रहा है, अगर साउंड का सोर्स है तो साउंड के वेलोसिटी से प्रोपगेट कर रहा है। अब ये हाइगन ये कहे कि देखो किसी टाइम पर अगर वेव फ्रंट का पोजीशन ये है तो अगले टी टाइम के बाद इसका पोजीशन क्या होगा? तो वो कहे कि देखिए ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट एक नया सोर्स है और इस सोर्स से ये जो सोर्स है इसको सेंटर मान करके फिर से आप एक वेव फ्रंट लेट करिए। टी टाइम में अगर वेव फ्रंट यहां पहुंचा तो इधर जितना दूर पहुंचेगा, इधर 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 पॉइंट है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो टी टाइम में ये अगर यहां पहुंचा तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर? v इंटू टी। यहां से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो टी टाइम में कितने दूर पहुंचेगा? v इंटू टी।
यहां से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो टी टाइम में कितना दूर पहुंचेगा, v इंटू टी। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, टी टाइम के बाद इसका जो फ्रंट इनवेलप होगा, बैक इनवेलप नहीं, इसका फ्रंट इनवेलप, तो इसका फ्रंट इनवेलप कैसा होगा, मतलब एक ऐसा आप स्फीयर लेट करिए जो कि इस सब पॉइंट को टच करता हुआ पास कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे फ्रंट इनवेलप। ये फ्रंट इनवेलप। ये जो वेव फ्रंट है टी टाइम के बाद उसका पोजीशन ये होगा। अब फिर से इसको आप सबको पॉइंट सोर्स मान लीजिए, उससे फिर से आप स्फीयर बनाइए, टी टाइम के बाद फिर से ये यहां पहुंचेगा, फिर से यहां पहुंचेगा। तो इस तरह से ये वेव फ्रंट प्रोपगेट करता है। अगर ये प्लेन वेव फ्रंट है, इसको आप सब पॉइंट को आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट समझिए और एक स्फीयर आप लेट करिए, टी टाइम के बाद ये जो स्फीयर है ये ऐसा है, तो टी टाइम के बाद अगर वीटी डिस्टेंस, ये वीटी डिस्टेंस, ये वीटी डिस्टेंस चला, तो वेव फ्रंट का अब ये न्यू पोजीशन होगा। t इक्वल टू 0 पर अगर वेव फ्रंट का ये पोजीशन है, तो टी टाइम के बाद वेव फ्रंट का ये पोजीशन होगा। अगले t1 टाइम के बाद यहां पहुंचा, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब सेम होगा। तो इस तरह से ये वेव फ्रंट प्रोपगेट करता है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए इसके नीचे, अभी जो लिखे हैं लास्ट पॉइंट। ये जो तीनों पॉइंट हाइगन सजेस्ट किए, इस तीनों पॉइंट के बेसिस पर वो प्रूफ करके दिखाए कि लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल, जो हम लोग ऑप्टिक्स में याद करते हैं, या फिर स्नेल्स उसको बताए थे दूसरे तरीके से, रिफ्रैक्शन के लॉ को। रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin I, और रिफ्लेक्शन का है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चीज हाइगन इस थ्योरी से प्रूव करके दिखाए। तो सब लोगों को लगा नहीं ठीक है, ये दोनों जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद हाइगन जो है इंटरफेरेंस भी प्रूव करके दिखाए, डिफ्रैक्शन भी इसी थ्योरी से प्रूव करके दिखाए, लेकिन पोलराइजेशन नहीं दिखा पाए। पोलराइजेशन नहीं दिखा पाए तो फेल हो गए, क्योंकि पोलराइजेशन जो है वो लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है। लाइट ट्रांसवर्स है, इस चीज को बताता है, जबकि ये पूरा एक्सप्लेनेशन तो लाइट को लॉन्गिट्यूडनल मार करके ये बता दिया। तो ये चारों जो है फिनोमेना तो प्रूव कर दिए, लेकिन एक फिनोमेना लास्ट वाला प्रूव नहीं हो पाया, तो फिर इनके थ्योरी को छोड़ दिया गया। तब उसके बाद फिर मैक्सवेल का थ्योरी आया। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैक्सवेल का है वेव है, और कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। और तब फिर ये पांचों फिनोमेना को प्रूव करके दिखा दिया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव नहीं कर पाए, तो फिर उनका भी थ्योरी छोड़ दिया गया। तब फिर आइंस्टीन आए, वो अपना क्वांटम थ्योरी दिए लाइट का, कहे कि लाइट जो है वो क्वांटम है, पार्टिकल है, और तब एक्सप्लेन किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्वांटम है तो वो तो एक्सप्लेन हो गया, लेकिन इसके पहले वो वेव भी था, वेव जैसा जब हम कर रहे तो पांचों फिनोमेना दिख रहा था। तो फाइनली अभी जो हम लोग मान रहे हैं वो डी ब्रॉगली का थ्योरी मान रहे हैं। डी ब्रॉगली कहे कि नहीं, लाइट जो है पार्टिकल भी है और वेव भी है। कुछ जगह वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है और कुछ जगह वेव जैसा बिहेव करता है, तो दोनों जैसा बिहेव करता है। वैसे ही पार्टिकल जो है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो अभी हम लोग डी ब्रॉगली थ्योरी ही मानते हैं। तो ये थ्योरी बहुत पहले का, बहुत पुराना है, लेकिन चूंकि एग्जाम में आता है तो जानना पड़ेगा कि वो क्या सोचे थे उस समय। तो हम लोग अब ये प्रूफ करके देखते हैं कि इस थ्योरी से कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल। अगला हेडिंग हम लोग, ये डायग्राम आपको केवल ध्यान से समझना है। डायग्राम अगर ध्यान से समझ गया तो लिखना तो बहुत कम है, जो ही जाएगा। यहाँ पर हम दिखाए हैं ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, दो रे केवल दिखाएं आप, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब आप एक बीम ऑफ लाइट मानिए जिसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये दो ही लाइन केवल आपको दिखाएं। दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ऐसा लेट किए हैं कि μ2 ज़्यादा है μ1 से। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा? तो कहोगे सर अगर लाइट ऐसे ट्रैवल कर रहा है
तो वेव फ्रंट प्लेन होना चाहिए। कैसा वेव फ्रंट होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। अगर लाइट डाइवर्जिंग नेचर का है, ये लाइट रे है, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, ऐसे ये वेव फ्रंट होगा। तो अभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है तो वेव फ्रंट ये होगा। इसको हम वेव फ्रंट कह रहे हैं, ए बी को, जो रेड से दिख रहा है। यहाँ पर शुरू में वेव फ्रंट कुछ समय पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। जब वेव फ्रंट इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ तो ये पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ है, अभी ये पॉइंट इंसिडेंट नहीं हुआ है। जैसे ही वेव फ्रंट आगे जाएगा तो ये वाला पॉइंट इस मीडियम में चला जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट अभी भी इसी मीडियम में रहेगा। तो वेव फ्रंट जिस इंस्टेंट पर इंसिडेंट हुआ है उस समय इसका पोजीशन नहीं है। अब आप क्या करिए कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब क्या है? वेव फ्रंट का पॉइंट है। और वेव फ्रंट का जो पॉइंट होता है वो सोर्स जैसा बिहेव करता है। कैसा सोर्स जैसा? लाइट के सोर्स जैसा। तो ये एक लाइट के सोर्स जैसा बिहेव कर रहा है, ये भी एक लाइट के सोर्स जैसा बिहेव कर रहा है। ये जो सोर्स है, यहां से जो लाइट ट्रेवल करके यहां तक आया है, सपोज टी टाइम में आया है, यहां से यहां तक लाइट कितने टाइम में ट्रेवल करके आया? टी टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? v1 इंटू टी। इसमें लाइट का वेलोसिटी सपोज v1 है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? v1 इंटू टी। ये डिस्टेंस यहां ट्रेवल करके आया। यहां पर हम एक स्फीयर ऐसा लेट कर दिए जिसका रेडियस क्या है? v1 इंटू टी। अगर इधर भी मीडियम यही होता तो ये जो लाइट है वो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता, और यहां से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता? तो कहते v1 इंटू टी। लेकिन अब चूंकि मीडियम चेंज कर गया, जिसमें लाइट का वेलोसिटी v2 है, अगर v2 ज्यादा है तो v2 कम होगा। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है वेलोसिटी क्या होता है? घटता है। तो इसमें वेलोसिटी लाइट का क्या होगा? कम होगा। मतलब यहां से जब लाइट ट्रेवल करेगा तो उतने ही टाइम में, टी टाइम में, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो v2 इंटू टी करेगा। मतलब एक स्फीयर आप यहां ऐसे लेट करो, ऐसे, जिसका ये रेडियस यहां से यहां तक कितने के बराबर होगा? v2 इंटू टी। ये वाला वेव फ्रंट जब यहां पहुंच गया तो ये वाला वेव फ्रंट यहां पहुंच गया। ठीक है। अब न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट ये हो गया। यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए, यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ किए, वो दोनों टेंजेंट ऐसे, इस वाले स्फीयर पर ये टेंजेंट है। अब ये पोजीशन वेव फ्रंट का हो गया इस मीडियम में। इसके आगे जब वेव फ्रंट चलेगा तो यहां से यहां जितना डिस्टेंस आएगा, यहां से यहां उतना ही डिस्टेंस आएगा, क्योंकि अब तो मीडियम सेम हो गया। वेव फ्रंट जब इंसिडेंट हुआ था तब ये था, और वेव फ्रंट जब पूरा पूरा रिफ्रैक्ट हो गया तब उसका पोजीशन ये है। ये पोजीशन सपोज सी डी है। इस पोजीशन को हम क्या मान लिए? सी डी मान लिए। इंसिडेंट वेव फ्रंट रेड वाला है और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट सी डी ग्रीन से लिखे हैं। अब जरा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब देखो, ये लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ है, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और ये रिफ्रैक्ट होकर के आया नॉर्मल से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला आर लेट कर लिए। ये अगर आई है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई, क्योंकि लाइट का जो डायरेक्शन है और वेव फ्रंट ये दोनों परपेंडिकुलर होता है। वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करता है। तो ये एंगल हो गया 90 माइनस आई। ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, तो ये कितना हो जाएगा? आई। अब यहाँ आओ, ये आई था और ये क्या था? आर था। ये आर है तो ये भी आर होगा, बिल्कुल सिमिलरली। भाई ये भी पैरेलल है इसके, तो ये भी पैरेलल निकलेगा। ये आर है, ये अगर आर है ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस, क्योंकि ये वेव फ्रंट है इसके परपेंडिकुलर होगा। ये अगर 90 माइनस आर है तो ये एंगल कितना होगा? आर के बराबर। अब इस ट्राइंगल में देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में साइन आर कितने के बराबर?
साइन आर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है और इसका ये परपेंडिकुलर होगा V2 इंटू टी बाई ए डी। और इस वाले ट्रायंगल में ABD साइन आई कितने के बराबर? V1 T बाई ए डी। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो साइन आई बाई साइन आर कितना हो जाएगा? V1 बाई V2 और V1 बाई V2 होता है μ2 बाई μ1। ये तो म्यू के डेफिनेशन में आपको बताया, याद नहीं है तो देखो μ2 क्या लिखे थे? वेलोसिटी ऑफ μ2 का क्या मतलब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। μg का क्या मतलब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो μ2 का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये डेफिनेशन बताया था ना। उसी तरह से μ1 लिखे हैं तो ये क्या होगा? c बाय v1। तो इस दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो μ2 बाय μ1 कितना हो जाएगा? v1 बाय v2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दीजिए तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। स्नेल्स लॉ यही है, इसी को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ऐसे प्रूव करते हैं। इसको लिखिए, ये प्रूव आपको 12th में आएगा, या तो एक बार रिफ्रैक्शन प्रूव करने आएगा, एक बार रिफ्लेक्शन प्रूव करने आएगा, ये आता ही आता है। तो वेव ऑप्टिक्स से अगर 12th में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ पूछेगा तो ये पूछेगा। इसको लिखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के गया, ये भी रिफ्लेक्ट होकर के गया। हमको प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आर है। यहाँ पर हम आई दिखाए हैं, ये आर है, ये आई है और ये आर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होगा, ये प्रूव करना है। तो ये जो इंसिडेंट वेव है जिसका वेव फ्रंट ऐसे दिखाएंगे, ये वेव फ्रंट है, इस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन ड्रॉ किए हैं AB, इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट कहेंगे। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है CD। अब ध्यान से देखिए, ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ध्यान सब लोग यहाँ दो, ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, यहां से t टाइम में अगर लाइट यहां पहुंचा है तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक v इंटू टी के बराबर। इसमें लाइट का वेलोसिटी v है, तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर? v इंटू टी। और ये वेव फ्रंट यहाँ पूरा इंसिडेंट हो गया, उसके बाद रिफ्लेक्ट हुआ, तो जब रिफ्लेक्ट होकर के आएगा तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होकर के आया तो वेव फ्रंट यहां पहुंचा। भाई ये पूरा पूरा वेव फ्रंट जब इस पोजीशन में कन्वर्ट हो गया तो इसको यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा है, ये यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये भी कितने के बराबर होगा? v इंटू टी के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी इसी मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रहा तो वेलोसिटी सेम होगा। और टी टाइम के बाद वेव फ्रंट ये वाला था, इसका पोजीशन ये हो गया। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस लिखे हैं AD, ये AD कितने के बराबर होगा? VT के बराबर। सो दिस AD इज इक्वल टू VT।